क्या सक्सेस होने से खुशी मिलती है? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मेरे पास है, हाय मेरे पास माँ है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम इस डायलॉग में माँ के साथ साथ हैप्पीनेस को भी जोड़ सकते हैं? क्योंकि हर आदमी खुश रहना चाहता है और इसके लिए ही वो अपनी पूरी पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमीर लोगों की लाइफ में सब सही चलता होगा और वो हमेशा ही खुश रहते होंगे? क्या नेम, फेम और मनी पाने से हैप्पीनेस का रास्ता भी खुल जाता होगा? क्या सक्सेसफुल होने का पैमाना सिर्फ पैसा कमाना है? अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल आते हैं और आपको इन सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लेटोन क्रिस्टेंसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने कोर्स के आखिरी दिन लेखक अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद अपने क्लासमेट्स को देखकर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। वो हर 5 सालों के बाद रीयूनियन में अपने क्लासमेट से मिला करते थे। जब ग्रेजुएशन के पहले 5 साल बाद वो सबसे मिले तो सभी अपनी अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे थे। किसी के पास बहुत अच्छा जॉब था तो कोई बहुत ही अच्छी लोकेशन में काम कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने तो अपने कंपैरिजन में बहुत अच्छी दिखने वाली पार्टनर से शादी भी की थी। उन सब की लाइफ हर तरीके से परफेक्ट दिखाई देती थी। लेकिन जब वो 10 साल के बाद रीयूनियन में सबसे मिले तो सब कुछ बदल गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ वो मिलना चाहते थे, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। उनके कुछ क्लासमेट्स टॉप की कंपनीज जैसे मैकिन्से और गोल्डमैन सैशेस में एग्जीक्यूटिव थे। कुछ बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और कुछ बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे। प्रोफेशनली इतना सक्सेस होने के बाद भी उनमें से ज्यादातर लोग खुश नहीं थे। वो पैसे तो बहुत कमा रहे थे लेकिन अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे। सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ न कुछ चल रहा था। किसी का डाइवोर्स हो गया था तो किसी ने सालों से अपने बच्चों से बात नहीं की थी। जब वो लोग ग्रेजुएट हुए थे तो उनके पास न सिर्फ प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने का विजन था, बल्कि वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सक्सेसफुल होना चाहते थे। पहले तो लेखक को लगा कि ये मिड लाइफ क्राइसिस है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके 25 और 30 साल वाले रीयूनियन में उन सब लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। उनका एक क्लासमेट जेफरे जेल भी चला गया था। जिस जेफरे को राइटर जानते थे वो एक हार्ड वर्किंग और अपनी फैमिली को प्यार करने वाला इंसान था। वो मैकिन्से की हिस्ट्री में सबसे यंग पार्टनर्स में से एक था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं थी। उनकी पहली शादी डिवोर्स में बदल गई थी। ऐसे न जाने कितने ही किस्से राइटर ने अपने क्लासमेट्स के देखे जिसमें वो लोग अपनी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के बावजूद बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अपने कोर्स के दौरान लेखक अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के थ्योरीज के बारे में रिसर्च करवाते हैं। वो कंपनी की प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वो स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या होगा इसकी उम्मीद करने के बजाय उसका सही अनुमान लगाना सिखाते हैं। वो 3 सिंपल क्वेश्चंस लिखते हैं। मैं कैसे श्योर हो सकता हूं कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल और खुश रहूंगा? मेरे पार्टनर, बच्चों, एक्सटेंडेड फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ मेरा रिलेशनशिप खुशियों का खजाना होगा। मैं अपनी लाइफ सम्मान के साथ जीऊंगा और जेल कभी नहीं जाऊंगा। ये क्वेश्चंस भले ही सिंपल लगें, लेकिन इनके आंसर्स ही हमें एक हैप्पी लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। हम इस बुक समरी में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें अपनी लाइफ को कैसे मेजर करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए कुको एफएम के साथ। दोस्तों नमस्कार, कुको एफएम पर आप सुन रहे हैं हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी। इस किताब के लेखक हैं क्लेटोन क्रिस्टेंसेन। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुको एफएम सुने जो मन चाहे। सिर्फ पंख होना ही उड़ने के लिए काफी नहीं है। दोस्तों, हमें लाइफ में बहुत से लोग बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें अपना करियर कैसे चुनना चाहिए या हमें खुश कैसे रहना चाहिए। इन बातों को जानने के लिए बहुत किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी एडवाइस हमारे लिए सही होगी और कौन सी गलत? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या सोचना है और कैसे सोचना है, इनमें डिफरेंस समझना होगा। लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। हजारों सालों से लोग हैप्पीनेस और लाइफ का पर्पस जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ मॉडर्न थिंकर्स ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बताया है और कुछ लोगों के लिए ये काम भी करता है।
वो लाइफ के कुछ कठिन सवालों को शॉर्टकट से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राइटर का मानना है कि लाइफ के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए वो हमें कुछ टूल्स बताना चाहते हैं जिनकी मदद से हम लाइफ में अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छे चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जब साल 1997 में लेखक को इंटेल कंपनी के चेयरमैन एंडी ग्रोव ने डिसरप्टिव इनोवेशन के बारे में बोलते हुए सुना तो उन्हें इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया। तब उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया गया था। उन्होंने बताया कि वो इस रिसर्च से इंटेल का कैसे फायदा होगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो इंटेल के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ अपनी थ्योरी बता सकते हैं और फिर कंपनी के नजरिए से देख सकते हैं कि थ्योरी कैसे कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ डिसरप्शन को एक्सप्लेन किया कि जब कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एक कम कीमत के प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आता है तो पुराने और बड़े प्लेयर्स उन्हें छोटा समझते हैं, लेकिन वो छोटा कॉम्पिटिटर कस्टमर्स की जरूरत के अनुसार खुद को इम्प्रूव करता चला जाता है। जब एंडी ने थोड़ा बेचैन होकर पूछा कि ये मॉडल उनकी कंपनी के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है, तब लेखक ने बताया कि वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। उन्होंने एक स्टील मिल इंडस्ट्री के बारे में बताया, जहां छोटे मिल्स ने लोवेस्ट एंड ऑफ द मार्केट को टारगेट करना चालू किया। मतलब वो लोग ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्हें बड़े मिल्स वाले प्रायोरिटी नहीं देते थे। ऐसा करते हुए छोटे मिल्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब ट्रेडिशनल स्टील मिल्स बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो चुके थे। इस तरह से एंडी भी समझ गए कि वो किस प्रकार से इसे इंटेल में अप्लाई कर सकते थे। एंडी अच्छी तरीके से बताने लगे कि वो मार्केट के निचले वर्ग को टारगेट करते हुए कम कीमत में क्लेरोन प्रोसेसर बना सकते हैं। इस तरह से लेखक ने एंडी को क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है ये बताया। क्लेटोन मानते हैं कि उनका कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी का ओपिनियन जरूर है। एंडी के साथ मीटिंग ने उनके आंसर देने का तरीका बदल दिया। अब जब भी लोग उनसे कुछ पूछते हैं वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते हैं। उसके बदले में वो उसी क्वेश्चन को अपनी थ्योरी के जरिए अपने दिमाग में ही सोचते हैं, जिसकी वजह से वो थ्योरी के जरिए ही आंसर देते हैं। लोगों को एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं कि उनका मॉडल किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सिचुएशन में कैसे काम करता है। इस तरह से लोग उस आंसर को विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्लेटोन के मुताबिक थ्योरी सिर्फ कुछ कंपनियों या लोगों के लिए काम नहीं करती है, बल्कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लोग समझते हैं कि फ्यूचर को जानने का सबसे अच्छा तरीका किसी डिसीजन को लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करना है। लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कार चलाते समय रियर व्यू मिरर को देखकर ही ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सिर्फ पास्ट का ही होता है। आप एक अच्छे पार्टनर बनने के लिए कई बार शादी करना नहीं चाहेंगे, या अच्छा पेरेंट बनने के लिए अपने आखिरी बच्चे के बड़े होने तक इंतजार नहीं करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये थ्योरी आपको आपके एक्सपीरियंस करने के पहले ही ये बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम उड़ने का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुरुआत में रिसर्चर्स सोचते थे कि उड़ने के लिए पंख का होना जरूरी है, क्योंकि वो पक्षियों की कॉपी करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो वो फेल रहे, क्योंकि वो फंडामेंटल चीजों को समझ नहीं पाए कि किस वजह से कोई इंसान उड़ सकता है। इसीलिए पंखों को बेहतर बनाने से काम नहीं हुआ। लेकिन जब बर्नौली प्रिंसिपल का यूज उड़ने के लिए किया गया तो ये काम कर गया। इसके बाद फ्लाइट्स को क्रैश से बचाने के लिए इफ देन स्टेटमेंट का यूज करके पायलट्स को अलग अलग कंडीशंस के रूल्स बताए गए। इस तरह कोई भी थ्योरी काम करती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी क्वेश्चन का आंसर सीधे न ढूंढकर थ्योरी के जरिए ढूंढना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम करियर और हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे। अपने करियर में हैप्पीनेस को ढूंढना। जब आप 10 साल के थे और कोई पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप बिना झिझक के कोई भी प्रोफेशन बता देते थे। इसमें डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट या प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रोफेशन से लेकर आइसक्रीम बेचने वाला या ड्राइवर जैसा डिफरेंट प्रोफेशन भी होता था। उस समय आपको सभी चीजें पॉसिबल लगती थी। जिस काम के बारे में सोचकर आपको खुशी होती थी, वही प्रोफेशन भी आप अपनाना चाहते थे। बड़े होने पर हम में से कुछ ही लोग इसी तरह से सपना देखना जारी रख सके, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उम्र के साथ अपने सपनों को जाने दिया। हमने किसी खराब वजह से जॉब करना शुरू कर दिया और उसी में सेटल हो गए।
क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जिस काम से प्यार करते हैं उसी के जरिए अपनी जिंदगी गुजारना रियलिस्टिक नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना चालू कर दिया। लेखक अपनी किताब में बताते हैं कि जब वो कॉलेज में ग्रेजुएट करके बाहर आए तब उन्हें ये जानने में काफी समय लगा कि वो वापस स्कूल में जाकर लोगों को पढ़ा सकते हैं। काफी लंबे समय तक उनको ये आइडिया नहीं था कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब वो खुद को लकी समझते हैं। वो चाहते हैं कि हर सुबह जब हम उठें तो हम भी खुद को लकी समझें कि हम वो काम कर रहे हैं जिसे हम सच में करना चाहते हैं। हम सब ने अपनी लाइफ के लिए कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन जब इसमें अचानक कोई चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आ जाती है और तब हम अपने टाइम, टैलेंट और एनर्जी का किस तरह से यूज करते हैं, वही असली स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे में हमें सभी सिचुएशंस को मैनेज करते हुए सही ऑप्शन को चुनना आना चाहिए। इसके लिए राइटर सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे आपके करियर में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो एस्पेक्ट हमारी जॉब के लिए जरूरी होता है वो हमें खुशी नहीं देता है, और जिस एस्पेक्ट में हमें खुशी मिलती है वो हमारे जॉब के लिए जरूरी नहीं होता। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए पहले हमारे लिए इस गैप को फिल करना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ किसी स्ट्रेटेजी का फाइनल एलिमेंट एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी को हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जब हम अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अच्छी इंटेंशन से कुछ नहीं होता है। आपको अपना टाइम, मनी और टैलेंट का यूटिलाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए करना होगा। आपको सभी टाइप्स के फैक्टर्स जैसे प्रायोरिटीज, अपॉर्चुनिटी का प्लान के साथ तालमेल और रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस दौरान आप चीजें सीखेंगे और आपका नए चैलेंजेस से भी सामना होगा। इसलिए अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पॉसिबल है कि आप जिस काम से प्यार करते हैं वही आपका करियर होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने स्ट्रेटेजी के बारे में जाना और अगले एपिसोड में हम मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड पर। सही मोटिवेशन से खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं क्लेटन क्रिस्टेनसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी के 4th एपिसोड में। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि किस बात से हमें खुशी मिलती है, तब तक हैप्पीनेस के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। जब हम खुद को किसी ऐसे करियर में पाते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिलती, तो ये इस गलतफहमी का नतीजा होता है कि हमें सच में क्या मोटिवेट करता है। हम ऐसी चीज़ों को अपना मोटिवेशन मान लेते हैं जो अंदर से हमारा मोटिवेशन नहीं होती, और हम बस बाहर के किसी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमें सही मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। जब लेखक CPS टेक्नोलॉजी चला रहे थे तो वो जानते थे कि उन्हें क्या मोटिवेट करता है। एक शनिवार को अपनी कंपनी के एम्प्लॉय की फैमिली के साथ पिकनिक पर गए थे। वैसे तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन इसी बहाने वो अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ को देखना चाहते थे कि वो लोग कैसे रहते हैं। वो एक ग्रुप के पास गए और उन्होंने डायना को देखा। डायना लैब में बहुत अच्छी पोजीशन में थी और वो एनालिटिकल केमिस्ट थी। उसका काम दूसरे साइंटिस्ट को कंपनी के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना सिखाना था। ये काम डायना को फ्रस्ट्रेट भी करता था, फिर भी वो सबकी मदद करना चाहती थी। लेकिन स्टार्टअप होने के कारण सबके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और डायना के पास भी दिन में लिमिटेड टाइम होता था, इसलिए उसका दिन उथल पुथल के पीछे गुजरता था। लेकिन उस समय डायना अपने पति के और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे में क्लेटन डायना के पर्सपेक्टिव से उसकी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थी, वो एक माँ और पत्नी भी थी, और उसका मूड और हैप्पीनेस सीधा असर उसकी फैमिली पर पड़ता था। वो सोचने लगे कि किस तरह डायना सुबह उठकर अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर काम पर निकलती होगी। अगर ऑफिस में उनका खराब दिन रहा है तो किस तरह 10 घंटों के काम के बाद घर पर आती होगी और उसका असर उनके घर पर, उनके पति और बच्चों पर भी होता होगा। इसके उलट जिस दिन डायना किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत बिजी रहने के बाद इस उत्साह के साथ घर जाती होगी कि उसने आज कुछ नया सीखा है, तो ये उत्साह जरूर ही उनकी फैमिली इंटरेक्शन के समय भी दिखता होगा। इस प्रकार डायना का सही मोटिवेशन उसकी लैब में जुनून के साथ काम करना था। जब कोई काम फिनिश करने पर हम टायर्ड फील करने के बजाय सेटिस्फाइड फील करते हैं तो इसके पीछे राइट मोटिवेशन ही होता है। इसीलिए हम भी अपनी लाइफ में राइट मोटिवेशन से कोई काम कर सकते हैं। वैसे तो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना चाहता है, लेकिन लेखक
इंसेंटिव के बारे में बोलते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी में किसी को एक एडिशनल प्रोजेक्ट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं तो कंपनी के दूसरे लोग भी इस तरह के इंसेंटिव की मांग करेंगे और आप इस तरह सभी लोगों को इंसेंटिव देते रहेंगे तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, जो मोटिवेशनल थ्योरी के सबसे अच्छे राइटर्स में से एक हैं, वो एक थ्योरी देते हैं। उनकी थ्योरी के अनुसार हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर में डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं और वो ठीक से नहीं हो पाता तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ये हाइजीन फैक्टर कहलाता है। जैसे स्टेटस, कॉम्पनसेशन, जॉब सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मैनेजर आपको अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता है तो ये हाइजीन फैक्टर से जुड़ा है। जिस काम से आपको डिससेटिस्फैक्शन होता है उसे बैड हाइजीन कहते हैं। आपको इस बैड हाइजीन को फिक्स करना पड़ता है। हर्ट्ज़बर्ग की रिसर्च के अनुसार मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ आता है। ये आपके अंदर से आता है। ऐसे समय में आपको खुद को लगता है कि आप किसी भी काम में अपना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जब आप कोई काम करते हैं जिसे लेकर आप खुद ही एक्साइटेड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये मोटिवेशन कहलाता है। अगर आपने हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर में डिफरेंस समझ लिया है तो आप वो काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि हम जिन चीज़ों से सच में मोटिवेशन पाते हैं उसे पहचानना आना चाहिए और उसी काम को अपना करियर बनाना चाहिए। अगले एपिसोड में हम स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। स्ट्रेटजी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करिए। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर हम जान जाते हैं कि हम किस बात से मोटिवेट होते हैं तो हम आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा करियर चुनना होगा जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ आपके हाइजीन फैक्टर्स को भी सेटिस्फाई करे। 1960 के दशक में होंडा के मैनेजमेंट ने यूएस मोटरसाइकिल मार्केट में एक पैर जमाने की कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि वो अपने कॉम्पिटिटर के द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिलों के मुकाबले में काफ़ी कम कीमतों में मोटरसाइकिल बनाकर बेचेंगे। लेकिन ऐसा करने से होंडा को नुकसान हो गया। होंडा ने ये पाया कि उनकी बाइक्स को ज़्यादा स्पीड से चलाने पर ऑयल लीक होने लगता था और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अमेरिका में होंडा के डीलरों के पास इस तरह की जटिल समस्याओं को ठीक करने की क्षमता नहीं थी और होंडा की इन खराब मोटरसाइकिलों को ठीक करने के लिए अमेरिका से जापान वापस भेजा गया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ा। प्रॉब्लम्स के बावजूद होंडा अपनी प्राइमरी स्ट्रेटजी के साथ ही कायम रही। होंडा की बेची गई बड़ी बाइक्स के अलावा कंपनी ने शुरू में अपनी कुछ छोटी मोटरसाइकिल्स को लॉस एंजलिस में भेज दिया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी कस्टमर्स उन्हें खरीदेंगे। इन बाइक्स को सुपर कप्स के नाम से जाना जाता था। इन बाइक्स का उपयोग जापान में मुख्य रूप से शहर में संकरी सड़कों पर डिलीवरी के लिए किया जाता था। एक शनिवार को होंडा की टीम का एक सदस्य अपने सुपर कप को लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में ले गया और ऊपर नीचे रास्तों के बीच उसने सच में बाइक राइडिंग को एंजॉय किया। अगले सप्ताह उसने अपने को-वर्कर्स को उसके साथ आने के लिए इनवाइट किया। होंडा के लोगों को इतना मज़ा करते देख उस दिन पहाड़ियों के अन्य लोगों ने पूछा कि वो कहाँ से डर्ट बाइक खरीद सकते हैं। वो बाइक्स अमेरिका में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन होंडा की टीम से उन्होंने उन बाइक्स को जापान से मंगवाने के लिए कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकन मार्केट में होंडा इस तरह से एंटर करेगी। सबने हार्ले कंपनी के साथ ही कॉम्पीट करने का सोचा था, लेकिन अब उनके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी। होंडा की मैनेजमेंटल टीम समझ गई थी कि ये सब कैसे हुआ था और होंडा ने डिसाइड किया कि अपनी ऑफिशियल स्ट्रेटजी में छोटी बाइक्स को भी शामिल किया जाएगा। एक बड़ी हार्ली की कीमत के 1/4 कीमत पर सुपर कप्स क्लासिक मोटरसाइकिल कस्टमर्स को नहीं बल्कि एक नए ग्रुप के कस्टमर्स के द्वारा खरीदी गईं, जिन्हें ऑफ रोड बाइकर्स कहा जाने लगा। अमेरिका में एक नए मोटरसाइकिल बिजनेस में होंडा कंपनी की स्टोरी उस प्रोसेस को हाईलाइट करती है जिसमें पहले स्ट्रेटजी को बनाया जाता है, फिर उसे अपॉर्चुनिटी के अनुसार इवॉल्व किया जाता है। प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग के अनुसार स्ट्रेटजी 2 टाइप की होती हैं। जब हम किसी सिचुएशन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के बारे में पहले से जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके एक्शन लेते हैं तो ये डेलिब्रेट स्ट्रेटजी कहलाती है। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है, इसीलिए हर सिचुएशन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आते हैं जिनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होता।
हम अपने मेन प्लानिंग को छोड़कर सिचुएशन को डिमांड के अनुसार कोई नई प्लानिंग करते हैं। इसे इमरजेंट स्ट्रेटजी कहा जाता है। होंडा कंपनी ने भी सिचुएशन के अनुसार मेन स्ट्रेटजी को छोड़कर नई स्ट्रेटजीज बनाई और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। इस सीख को पहले करियर में भी अप्लाई किया जा सकता है कि अगर आप अपने करियर में अपना हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन दोनों ही ढूंढ चुके हैं तो ये डेलिब्रेट स्ट्रेटजी कहलाती है। लेकिन अगर आप अभी तक अपने करियर को लेकर श्योर नहीं हैं तो आप इमरजेंट स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने करियर में भी उन फील्ड्स को खोजना शुरू कर देंगे जिनसे आप प्यार करते हैं और जिसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जब आप जान जाते हैं कि रियल में आपके लिए क्या काम करता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी में इमीडिएट चेंज भी कर सकते हैं। जब हम डेलिब्रेट या इमरजेंट स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो इसे चेक करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि स्ट्रेटजी सिर्फ पेपर्स में अच्छी दिख रही हो लेकिन रियलिटी में फेल हो जाए, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को एजम्पशंस के जरिए बनाया जाता है। ऐसे समय में हमें ये देखना होगा कि हमारे कितने एजम्पशंस सही हो सकते हैं। डिज्नी ने 3 जगह पर थीम पार्क बनाए थे और जब पेरिस में उन्होंने चौथा थीम पार्क बनाया तो इन तीनों थीम पार्कों में आने वाले लोगों और उनके द्वारा बिताए जाने वाले समय के अकॉर्डिंग एजम्पशंस बनाया गया कि एक साल में लगभग 11 मिलियन लोग उसके इस नए थीम पार्क में आएंगे और 3 दिन वहां बिताएंगे। इस प्रकार से 33 मिलियन गेस्ट डेज हो जाएंगे। वैसे एक साल में 11 मिलियन लोगों ने उस थीम पार्क को विजिट तो किया लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन वहां रहे। ऐसे में उनका एजम्पशन गलत हो गया। इसके पीछे वजह ये थी कि बाकी के थीम पार्क में 45 राइड्स थे लेकिन नए थीम पार्क में सिर्फ 15 राइड्स ही थे। ऐसे में लोग एक ही दिन में पूरे राइड्स कर लेते थे। इसीलिए हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसके साथ कितने एजम्पशंस सही हो रहे हैं। हम सभी अपने करियर में सफल और खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जब आपको लगने वाला हो कि ऑप्शंस आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं या आप किसी एक रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं, उससे पहले ही आप ये तरीका अपना सकते हैं। कोई भी जॉब लेने से पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए जो काम दूसरों के द्वारा आपके लिए किया जाएगा और उससे आपको उस जॉब में सक्सेस मिलेगी। अब आप सारे एजम्पशंस की भी लिस्ट बना लीजिए और ख़ुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कीजिए कि इस एजम्पशंस के पूरे होने के क्या चांसेस हैं, ये जॉब में क्यों एंजॉय करने वाला हूँ, इस जॉब के लिए मेरे मोटिवेशंस क्या क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे ज़रूरत के अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदलकर अजम्पशंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। आपकी स्ट्रेटेजी जो आप बोलते हैं वो नहीं होती है। लेखक रियल स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक रियल स्ट्रेटेजी दिन में लिए गए सैकड़ों उन डिसीजंस की वजह से होती है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। लगभग 1 दशक से पहले की बात है जब सीटल बेस्ड सोनोसाइट की खोज की गई, जिससे एक छोटी सी मशीन से अल्ट्रासाउंड किया जा सकता था। इसके पहले डॉक्टर्स किसी प्रॉब्लम को स्किन के इंटरनल साइड को सिर्फ महसूस करके पता लगाते थे। ऐसे समय में जब कोई बीमारी बड़ी हो जाती थी तभी उसका पता चलता था। लेकिन इस हैंडहेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से डॉक्टर्स और नर्सेज किसी भी बीमारी का जल्दी और आसानी से पता लगा लेते थे। सोनोसाइट के पास 2 टाइप्स के हैंडहेल्ड प्रोडक्ट्स थे। पहला मेन प्रोडक्ट, जिसे टाइटन कहते थे, वो एक लैपटॉप के साइज का था और दूसरा प्रोडक्ट जिसे आई लुक कहते थे वो साइज में टाइटन का आधा था और उसका प्राइस भी टाइटन का 1/3 ही था। एक दिन कंपनी के सीईओ गुडविन ये जानना चाहते थे कि आई लुक को लेकर कस्टमर क्या सोचते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन के साथ कॉल ज्वाइन किया। जो भी हुआ उससे गुडविन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। जब सेल्समैन कस्टमर के साथ बैठ गया और उन्हें लैपटॉप अल्ट्रासाउंड टाइटन दिखाने लगा तो उसने अपने बैग से आई लुक निकाला ही नहीं। गुडविन ने इंटरफेयर करने का फैसला लिया। उन्हें आई लुक के बारे में बताएं, गुडविन ने सेल्समैन को बोला, लेकिन सेल्समैन ने गुडविन की बात को इग्नोर कर दिया। सेल्समैन टाइटन की क्वालिटीज के बारे में कस्टमर को बताता रहा। कुछ मिनट के बाद गुडविन ने फिर से सेल्समैन को आई लुक निकालने के लिए कहा, लेकिन फिर से सेल्समैन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गुडविन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। सेल्समैन जानबूझकर गुडविन को इग्नोर नहीं कर रहा था, वो बस वही कर रहा था जो कंपनी उससे करवाना चाहती थी।
दरअसल कंपनी को टाइटन को बेचने से ज्यादा रिटर्न आता था, इसलिए सेल्समैन को भी उसे बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता था। ऐसे में 5 iLook बेचने की तुलना में लैपटॉप के आकार की अल्ट्रासाउंड मशीन टाइटन को बेचना सेल्समैन के लिए बहुत आसान था। हालांकि गुडविच जानता था कि iLook का फ्यूचर टाइटन से कहीं ज्यादा है और उसके मुताबिक वह अपने सेल्समैन को भी ये बात अच्छे से समझा रहा है, लेकिन उनका कमीशन सिस्टम कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। कभी कभी सोनोसाइट जैसी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज को गलत डायरेक्शन ले जाने के कारण बनती है, जब सक्सेस का पैमाना एम्प्लॉयज और कंपनी के लिए अलग अलग होता है। एक कंपनी भी ये गलती कर सकती है जब वो शॉर्ट टर्म सक्सेस को प्राथमिकता देती है। एप्पल INC कंपनी दिखाती है कि कैसे एम्प्लॉयज और कंपनीज की प्रायोरिटीज बीच का डिफरेंस डेंजरस साबित हो सकता है। 1990 के दशक में संस्थापक स्टीव जॉब्स को जबरन बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से एप्पल अपनी रेपुटेशन के अनुसार प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रहा था। कंपनी में जॉब्स के डिसिप्लिन के बिना एप्पल की डिजायर्ड स्ट्रेटेजी और उसकी रियल स्ट्रेटेजी के बीच गैप उभरने लगा और एप्पल लड़खड़ाने लगा। मिड 90s के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपटीशन करने के लिए एप्पल ने अगली पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम कॉपलैंड था। हालांकि ये एप्पल के लिए प्रायोरिटी था, लेकिन एप्पल इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका। 1997 में जब जॉब्स CEO के रूप में लौटे तो उन्होंने तुरंत रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को ठीक किया। सभी की प्रायोरिटीज पर फोकस करने के बजाय जॉब्स ने एप्पल को उसके रूट्स में वापस ले आए, जो दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना, लोगों की अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने के तरीके को बदलना और एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना था। जो कुछ भी इसके साथ अलाइन नहीं था उसे खत्म कर दिया गया। जो लोग सहमत नहीं थे उन्हें निकाल दिया गया। जल्द ही लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि यदि उन्होंने एप्पल के अनुसार रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं किया तो मुसीबत में पड़ सकते थे। बाकी चीजें भी जॉब्स के अनुसार होने लगीं और इसके बाद एप्पल ने फिर से दुनिया में अपना दबदबा बना लिया था। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने स्ट्रेटेजी बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंतर को जाना। अगले एपिसोड में हम रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस कैसे खोजना है उसके बारे में जानेंगे। हैप्पीनेस को अपने रिश्तों में खोजना। जो रिलेशनशिप आपका अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ होता है वही आपकी हैप्पीनेस की वजह होती है। हमें लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है और अचानक सब कुछ ठहरने लगता है, इसलिए हम अपने रिलेशनशिप पर तब ज्यादा करना चाहिए जब हमें लगता है जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल पर इन्वेस्टर्स के 2 गोल्स हैं, ग्रो और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोफेसर अमर डे ने अपने एंड ऑफ बिजनेस बताया है कि सभी कंपनीज में से 93% कंपनीज सक्सेस हुई उन्हें ओरिजिनल स्ट्रेटजी को छोड़ा क्योंकि ओरिजिनल प्लान वायबल नहीं था। दूसरे शब्दों में सफल कंपनियां इसलिए सफल नहीं थी कि उनके पास शुरुआत में ही राइट स्ट्रेटजी होती है, बल्कि वो ओरिजिनल स्ट्रेटजी के फेल होने के बाद भी उनके पास पैसा बचा हुआ होता है ताकि वो दूसरी स्ट्रेटजी बना सके। इसे गुड मनी बोल सकते हैं। फिर वाले से ज्यादा ये अपना सा पैसा मेन स्ट्रेटजी पर ही खर्चती हैं, जो आमतौर पर गलत होता है। इसे गुड मनी बोल सकते हैं। हमें ग्रोथ के पेश रखना चाहिए, वहीं प्रॉफिट के लिए इम्पेशेंट होना चाहिए। एक गुड और बैड मनी का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में चले जाते हैं जो उनके मुताबिक बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स और कलीग से उनको चैलेंजेस मिलने लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए वो लोग अपना पूरा टाइम इसी काम में इन्वेस्ट कर देने, वेकेशन पूरा नहीं करते हैं। स्मार्ट हर अपडेट, उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी जॉब या बिजनेस पर ही होता है और वो अपने करीबी लोगों से भी उनके इस शेड्यूल को करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इस कारण वो लोगों को ईमेल और फ़ोन करना भूल जाते हैं और ना ही किसी सेलिब्रेशन या पार्टी में हिस्सा लेते हैं। इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ खराब होती चली जाती है। हमें ज़्यादातर लगता है कि हमारे पास अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन हमारी दोस्ती लोगों से कम होती चली जा रही है या हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि उनके नेबर अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहते थे। इसी वजह से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। जैसे ही उनकी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली थी, उनकी वाइफ उनको छोड़ कर चली गई और जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपना समय इन लोगों के साथ इन्वेस्ट ही नहीं किया था। ऐसे में रिटर्न्स की उम्मीद करना ही गलत था। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने गुड और बैड मनी के कॉन्सेप्ट को जाना। अगले एपिसोड में हम लाइफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एक साथ करना सीखिए। लेखक बताते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो अपने डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स को एक के बाद एक प्लान करने का सोचती है,
जैसे वो सिर्फ अपने करियर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब उनके बच्चे छोटे होते हैं उन्हें लगता है कि अभी पेरेंटिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद वो अपने करियर पर फोकस करेंगे। लेकिन बच्चों के ऊपर हमें तब से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जब हमें लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 रिसर्चर्स टॉड रिस्ले और बेटी हार्ट, इन्होंने बच्चे पैदा होने से 2.5 साल होने के तक उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि एवरेज पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से 1500 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। ज़्यादा बोलने वाले पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से 2100 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। कम बोलने वाले पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से सिर्फ 600 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। अगर हम पहले 3 मंथ्स की तुलना करें तो ज़्यादा बोलने वाले पेरेंट्स का बच्चा लगभग 48 मिलियन वर्ड्स सुन चुका होता है, वहीं कम बोलने वाले पेरेंट्स का बच्चा सिर्फ 13 मिलियन वर्ड्स सुन पाता है। जब टॉड रिस्ले और बेटी हार्ट ने इन बच्चों के ऊपर आगे भी नज़र रखी तो पाया कि पहले 30 महीनों में एक बच्चे के द्वारा सुने गए वर्ड्स और उसकी वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा कोरिलेशन था। बच्चों से हम 2 तरीकों से बात कर सकते हैं। पहला, बिजनेस लैंग्वेज की तरह। इसमें हम बच्चों को सिर्फ ऑर्डर देते हैं, जैसे सोने का समय है या चलो घूमने चलते हैं। इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता। इसके अपोजिट, जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे लैंग्वेज डांसिंग कहा जाता है। इससे बच्चों के ब्रेन सेल्स पर असर होता है। साथ ही साथ वो बच्चे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी और कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ स्कूल जाते हैं। वो स्कूल में भी अच्छा करते हैं। ये अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि जितना ज़्यादा हम अपनी रिलेशनशिप्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अपनी रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस खोज पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ही कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जितना कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स में आप खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने सीखा कि हमें सिर्फ पैसों या करियर पर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि रिश्तों पर भी उतना ही इन्वेस्ट करना है। आगे के एपिसोड में हम लोगों के रियल नीड्स को पहचानना सीखेंगे। लोगों की रियल नीड्स को पहचानना। क्लेटोन बताते हैं कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल नहीं बना पाती हैं क्योंकि वो कस्टमर्स की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। ऐसी कंपनीज सिर्फ अपने बेनिफिट का सोचती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब हम अपनी ज़रूरतों के आगे सामने वाले की ज़रूरतों को अहमियत नहीं देते तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। हमें सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया का नाम आप सबने सुना ही होगा। ये कंपनी किफ़ायती दामों पर फर्नीचर बेचने के लिए मशहूर है। इसके बावजूद भी कंपनी 25 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा का सालाना रेवेन्यू कमाती है और इसके मालिक इनगवर कल्प्रेड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। कभी आपने सोचा है कि इसकी क्या वजह है? क्योंकि आइकिया काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज की तरह कस्टमर्स के सिर्फ एक चुनिंदा सेगमेंट को ही टारगेट नहीं करती। इस कंपनी के फर्नीचर डिज़ाइंस की नकल उतारना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल और शॉपिंग एक्सपीरियंस इन्हें अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से अलग बनाता है। आइकिया का मेन फोकस है कस्टमर्स की नीड्स के अनुसार उनके काम आना। कंपनी के स्टोर्स कस्टमर्स को अपने से आधे घंटे से भी कम की दूरी पर मिल जाएंगे। शोरूम्स इतने बड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखा जा सके और कस्टमर्स को बिना परेशानी के एक ही बार में सामान मिल जाए। स्टोर के अंदर ही बच्चों के खेलने के लिए एक अलग सेक्शन है और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है, ताकि आपकी शॉपिंग के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। और तो और आपको सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलता है। वो कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने पर ही अपना जॉब कंप्लीट मानते हैं। इन्हीं सब सर्विसेज के चलते आइकिया ने मार्केट में अपनी अलग पहचान और अपने लिए लॉयल कस्टमर्स बनाए हैं। क्लेटोन के बेटे माइकल ने जब अपने नए अपार्टमेंट को एक ही दिन में फर्निश करने की इच्छा जाहिर की तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें आइकिया का नाम ही याद आया और कंपनी उनकी उम्मीदों पर 100% खरी भी उतरी। माइकल उनका एक रेगुलर कस्टमर बन गया और दूसरों को भी इसके बारे में एक्साइटमेंट के साथ बताता था। इस तरह आइकिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई कंपनी सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ कॉम्पिटिटर कंपनी से मुकाबला करने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ कस्टमर्स की ज़रूरत को समझकर और परख कर प्रोडक्ट्स बनाए, तब कस्टमर्स उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स की ज़रूरत को समझे कैसे। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कंपनी में काम शुरू किया जो अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिल्क की बिक्री बढ़ाना थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कंपनी ने कस्टमर से फीडबैक लिए ताकि वो अपनी सर्विस को बना सकें।
टेस्ट या फिर कुछ की चीज ज्यादा फोकस करें। बहुत कोशिश करने के भी सिचुएशन ज्यों की त्यों थी। तब दोस्त बॉब मोजा ने क्वेश्चन की आखिर क्या जरूरत है जो कस्टमर्स को मिल्क शेक पीने के लिए मजबूर करती। इसे जानने के काफी तरीके थे। कस्टमर्स कब, क्यों और किसके साथ मिल्क शेक पीने आते थे। ये सिंपल क्वेश्चंस थे कि जवाब कंपनी पैदा हो सकता था और बहुत सारे जवाब सामने भी आए। सुबह सुबह आने वाले ग्राहक वो थे जिन्हें ऑफिस तक के लंबे और बोरिंग सफर तय करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसके हाथ पड़े और गाड़ी का स्टीयरिंग बैगल गंदा ना हो और ऑफिस में ही हल्की सी भूख लगती है वो भी नहीं। दोपहर कुछ थके हारे अपने बच्चों के साथ आते थे जिन्हें बच्चों को मिल्क शेक पीने के कंपटीशन में बताकर अच्छा फील करना होता। इन सब का क्वेश्चन एक मिल्क शेक। इसमें कस्टमर मानसिकता को समझे मिल्क शेक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। इन बातों को रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई किया जाता है। हम दूसरे रिलेशनशिप्स को देखते हैं, सोचते हैं किस वजह से लोग खुश हैं, वही वजह हमारे लिए भी काम करेगी। लेकिन हर इंसान की नीड्स अलग होती हैं। ऐसे में हमें आइकिया के जैसे हमारे पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे कस्टमर्स की रियल नीड्स को आइडेंटिफाई करके ही बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। ऐसे ही न्यू हेम्प्स की एक कंपनी बिग आइडिया ग्रुप के पास एक इंटर आए जिन्होंने एक 12 मिनट कार्ड गेम डेवलप किया था। इसका मेन रीज़न था कि जब वो अपने डिमांड जॉब से घर लौट गए तो अपने बच्चों के साथ कुछ साथ बिता पाएं। वैसे ये इनविटेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आजकल लगभग हर घर को इसकी ज़रूरत है। V8 नामक कंपनी ने कस्टमर की इसी पर्सपेक्टिव को समझा कि कैसे एक नॉर्मल से प्रोडक्ट को ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड करके बेचा जा सकता है। और एक जूस बनाने में 8 सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स थे। हम में से ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो हमारी माँ हमसे कुछ हेल्दी खाने के लिए बोलती हैं, लेकिन सब्जियों को काटना, धोना और उबालना एक बोरिंग और टायरिंग काम होता है। ऐसे में अगर हमें 8 सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ जूस पीने से ही मिल जाएं तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। इसीलिए V8 कंपनी का रेवेन्यू एक साल में ही 4 गुना बढ़ गया। बाद कस्ट के पर्सपेक्टिव नीड्स को समझने के ऐसे ही कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है। एक काम से हारेटर के फ्रेंड स्कॉट जब घर तो उन्होंने देखी घर में सूखे बर्तन गंदे पड़े। उनकी बारबरा कहीं खाई नहीं दे रही थी। उन्होंने थके होने के बावजूद बर्तन धो दिए, फिर खाना बनाकर और बच्चों को भी खिला दिया। बाद में कमरे जाके देखा तो बारबरा परेशान थी। वो ये सब काम देखकर और गुस्से लेखक ने काम कर दिया था। लेकिन इस बात से परेशान हुए उनके थके हारे ऑफिस से आने बाद घर का काम करने पर भी उनकी वैल्यू नहीं हुई। बारबरा इसलिए परेशान थी क्योंकि दिन भर बच्चे साथ कर वो बोर की थी। उन्हें करने की जरूरत थी, ना कि घर का करने के लिए। इस प्रकार स्कॉट ने अनुमान लगाया कि सामने इंसान क्या चाहे, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कभी दूसरे इंसान के लिए उसे बिना पूछे कोई काम देते हैं और सोचते हैं कि लिया होगा या उन्हें जरूरत होगी, लेकिन उनकी जरूरत अलग होती है। इसीलिए अनुमान लगाना कभी कभी भारी पड़ता है। हमें पार्टनर की जरूरतों और इच्छाओं समझकर उन्हें प्रायोरिटी देकर अपना और उनका जीवन खुशहाल बना सकते हैं। कंपनी ऐसी हैं। सफल बिजनेस के लिए कस्टमर की जरूरत को समझ के प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, ना कि उनके पर्सपेक्टिव और इसका खुद से अनुमान लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि हमें बिजनेस में, कस्टमर और पर्सनल लाइफ में अपने लोगों से पूछना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट रहे हैं।